हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल की क्योर एग्जाम पर। मैं मनीष कुमार आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे रहिएगा। ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया, सी बुर्बो वंश और डी जारशाही वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी पर्सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी नाविक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तीसरा और डी बिस्मार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी विलियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने। आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि आप सभी को पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी और डी 1871 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न संख्या 8। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ए सेडोन, बी सेडेवा, सी साइडोन, डी फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेडेवा में। ऑप्शन नंबर बी सेडेवा में सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए क्रीमिया युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी पर्सा डेनमार्क युद्ध, डी सेडोन का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मेजनी, बी गैरिबोल्डी, सी विक्टर इमैनुएल, डी मुसोलिन। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1815 ईस्वी, बी 1820 ईस्वी, सी 1818 ईस्वी, डी 1848 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए मेजनी, बी गैराबॉल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काउर, डी गैराबोल्डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी गणराज, डी अधिनायकवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गैरिबोल्डी, डी मेजनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट
फ्रांकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यूरोप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आंसर कमेंट में देते रहिए जो आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिजिक हेंटारिया, डी डाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी एवं सामंतों की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था वो यूरोप वासियों का प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? ए 1820 ईस्वी, बी 1821 ईस्वी, सी 1842 ईस्वी, डी 1823 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 22 में है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? 22 में देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो कब किया गया? ए 1836, बी 1832, सी 1842, डी 1830 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ए हिगेल, बी अंडर्ट, सी हम्बोल्ट और डी जैकब ग्रीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हिगेल। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हिगेल ने किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई?
एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ए तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी, डी हंगरी और पोलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो एड्रियानोपुल की जो संधि थी वो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? ए ऑस्ट्रिया प्रसा, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और पर्सा, डी पर्सा और रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और पर्सा के बीच। सेडौन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 देखिए, इस जो भी आप प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला देखिए प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया और डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? माने किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माने हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण अधिपत्य था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ए 1828, बी 1829, सी 1830, डी 1831। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है या यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इतना ही प्रश्न था। अगर आप हम पीडीएफ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। की क्यूर एग्जाम आप सर्च कीजिएगा, आपको लोगो मिलेगा और वहाँ से आप हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 17 80 81 14 पर हमें कमेंट करें। आपको यहाँ भी पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।